हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन पर बेस सवाल करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं वो एनडीए 2018 और 2019 के क्वेश्चन पेपर से चूज़ किए गए हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा गया है। आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट बताना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताना है कि क्या होगा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा है तो जो आपका थीटा है फाइनली कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, -पाई से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। इसमें जब हमें x प्लस आई वाई सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टेन इनवर्स मॉड्यूलस y बाय x निकाल लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। अगर हमारा z फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट इज x भी हमारा पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो हमारा अल्फा एज इट इज हमारा क्या बन जाता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बन जाता है। अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, दैट इज हमारा जो z है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो पाई माइनस एल्फा हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बन जाता है। अगर x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, यानी दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो यानी कि हमारा z कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इस केस में थीटा माइनस पाई या फिर आप बोल सकते हो अल्फा माइनस पाई हमारा क्या बन जाता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बन जाता है। नेक्स्ट, अगर हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो, मतलब x हमारा पॉजिटिव और y हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या बन जाता है, z का माइनस ऑफ अल्फा बन जाता है। ठीक है, पहले में अल्फा, दूसरे में पाई माइनस अल्फा, तीसरे में अल्फा माइनस पाई, चौथे में माइनस अल्फा। ठीक है, फाइनली जो आपका आंसर है वो माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में ही लाई करना चाहिए। और अगर हम मॉड्यूलस की बात करें तो z का मॉड्यूलस क्या आता है, वो आता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका क्या करना, स्क्वायर रूट। और हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मॉड्यूलस ऑफ z इज 0, दिस इफ एंड ओनली इफ z इज 0। मॉड्यूलस 0 तभी होगा जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ 0 हो, यानी उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो, कॉम्प्लेक्स पार्ट भी 0 हो। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, आपको z दिया गया है -1 माइनस आयोटा, तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा, क्या निकालेंगे, टेन इनवर्स मॉड्यूलस y बाई एक्स, यानी 1 बाय -1 बाय -1, यानी टेन इनवर्स 1 क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। तो अल्फा मिल गया, हाँ जी। अब मुझे बता दो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपका x भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट जो है -1 y की वैल्यू वो भी क्या है, नेगेटिव है, मतलब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बोला, अल्फा माइनस पाई, यानी पाई बाय 4 माइनस पाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। -3 पाई बाय 4 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन पर बेस्ड है। इसमें बोला गया है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 43 इफ द कोएफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1th टर्म एंड r प्लस 2th टर्म इक्वल है तो r की वैल्यू क्या होगी। तो जब हमें बोला गया है a प्लस बी पावर n, तो इसकी एक्सपेंशन जब हम करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो उसमें कितनी टर्म्स आती हैं, उसमें n+1 टर्म्स आती हैं, n+1 टर्म्स आती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी एक्सपेंशन में rth टर्म क्या होगी, rth टर्म क्या होगी, जनरल फॉर्म बता दीजिए क्या होगी। तो rth टर्म की जनरल फॉर्म होती है NCr-1, एक माइनस करते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम इसके एक्सपेंशन शुरू करते हैं तो कहाँ से करते हैं, NC0, ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी। ठीक है, देख रहे हो, वन फर्स्ट टर्म, वन टर्म है तो 0 लिखा हमने, 1 - 1। सेकेंड टर्म में हमारे पास NC1 आएगा, 2 - 1 है, राइट। थर्ड टर्म NC2 होगी, थर्ड टर्म 3 - 1 इज 2। ठीक है,
और 0 से शुरू किया तो 0 से लेकर कहाँ तक जाते हैं हम, n तक जाते हैं, तो कितनी टर्म बन जाती है, n+1 टर्म्स बन जाती है। ओके, rth टर्म का जनरल फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगा, NCr-1 a की पावर n-r+1 और b की पावर r-1, ये हमारी क्या बन जाती है, rth टर्म बन जाती है जनरल फॉर्म। यहाँ पर हमें दिया है कि n की वैल्यू क्या है 43, इसका मतलब इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी, 44 टर्म्स होंगी। ठीक है, ओके। हमें बोला है कि 2r+1th टर्म, तो क्या होगी ये ये टर्म एग्जैक्टली होगी क्या, 43c 2r+1 - 1, तो 2r हो गया। देन 1 × 43 - 2r, तो क्या आएगा, 43 - 2r, 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इंटू x की पावर 2r, ये हमारी क्या हो गई, 2r+1th टर्म हो गई। ठीक है, यहाँ तक जनरल फॉर्म से आ गई। ठीक है, r की जगह पर 2r+1 रख दीजिए। दूसरी बोली है r+2th टर्म, तो ये क्या आ जाएगी, 43cr+1, 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो मैं 1 यहाँ पर दोबारा नहीं लिखती हूँ। x की पावर क्या आ जाएगी, r+1, ये मेरी आ गई r+2th टर्म। अब इसमें क्या बोला है कि इनके कोएफिशिएंट, इनमें जो कोएफिशिएंट है, तो x⁻²r का कोएफिशिएंट क्या है, 43c2r, और यहाँ पर जो ये टर्म है r+2th टर्म है, इसमें x⁻r+1 का कोएफिशिएंट क्या है, 43cr+1। ये क्या कह रहा है कि ये दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है, तो आपको r की वैल्यू बतानी है। तो हमने क्या रिजल्ट पढ़ा है कि NCr जो होता है वो NC, या फिर यहाँ पर R1 कर ले, यहाँ पर R2 कर ले, ये दोनों बराबर कब होते हैं, ये जब बराबर होते हैं जब R1 + R2 क्या हो, n के बराबर हो, ये कंडीशन हमारे पास होती है। तो ये दोनों बराबर अगर हैं, ऊपर देख पा रहे हो कि n सेम, n सेम होना चाहिए, n डिफरेंट है तब मत घुसा देना ये। ठीक है, ये कब होता है, जब n सेम हो, 43cr1 43cr2 अगर बराबर दिया है तो इसका मतलब क्या है, r1 + r2 43 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 2r+r+1 किसके बराबर होगा, 43 के बराबर होगा, यानी 3r 42 के बराबर होगा, और r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 14। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द digits 5, 6, 7, 8, 9 if the repetition of digit is not allowed? रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब डिस्टिंक्ट रखेंगे सारी टर्म्स। ठीक है, 100 से बड़ी तो 3 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पर सारी पॉसिबल है बिकॉज सारी ही 1 से बड़ी है। ठीक है, तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है, 5, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 3, 5 चौक 20 दिया 60, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इन टर्म से हम 60 टर्म्स बना सकते हैं जो 100 से लेकर 1000 के बीच में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेन काम क्या था कि ये आइडेंटिफाई करना है कि 100 से 1000 के बीच में आपको कितने डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा, तो 3 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ a⁻m and a⁻n in the expansion are अल्फा एंड बीटा, देन इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा ये बताना है। तो a⁻m का कोएफिशिएंट क्या होगा इस एक्सपेंशन में, इस एक्सपेंशन को अगर मैं देखना चाहूँ तो वो क्या दिखेगी, m+nc0 a⁻0 प्लस m+nc1 a⁻1 1। मतलब क्या हो रहा है कि आप जो टर्म निकालना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी r की वैल्यू होगी वही आपकी a की पावर बनेगी। ठीक है, तो आपको a⁻m का कोएफिशिएंट निकालना है, इसका मतलब r की वैल्यू m होगी, यानी m+nCm, ये आपका कोएफिशिएंट बन जाएगा a⁻m का। a⁻n का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, m+nCn। ठीक है, ठीक बात है। ये किसके बराबर दिया है, ये अल्फा के बराबर दिया है, ये किसके बराबर दिया है, ये बीटा के बराबर दिया है।
अब हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि m प्लस n दोनों में बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस ये m प्लस n जो है वो बराबर आ रहा है इसके। सही बात है। अगर R1 प्लस R2 जो है वो हमारा n के बराबर हो जाए तो NCR1 किसके बराबर हो जाता है? NCR2 के बराबर हो जाता है। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि अल्फा जो है वो बीटा के बराबर आएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन के नॉन जीरो सोल्यूशन ढूंढने हैं, मतलब कि जीरो अगर है तो वो हमें काउंट नहीं करना है। इंटीग्रल मतलब इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। रियल नंबर, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन वाले काउंट नहीं करेंगे, डेसिमल्स नहीं, इंटीजर होने चाहिए। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में मॉड्यूलस दिख रहा है 1 - 2i, उसकी पावर x है, किसके बराबर दिया? 5 की पावर x के बराबर दिया है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। उसका क्या करना है? स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, राइट। उसकी पावर क्या दी है? x, किसके बराबर है? 5 की पावर x के बराबर। तो ये आ जाएगा √5 की पावर x हमारी 5 की पावर x के बराबर है। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि x/2 x के बराबर, यानी x/2 क्या है? 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ओनली एक ही पॉसिबल वैल्यू आ रही है x की, वो क्या है? 0। हमें बोला था कि नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्या कोई नॉन जीरो इंटीजर इसको सेटिस्फाई कर रहा है? इस इक्वेशन को नहीं कर रहा है। हमारे पास सिर्फ ओनली सोल्यूशन 0 आया, ठीक है। तो इसमें नॉन जीरो पूछा था तो नो सोल्यूशन, ऐसा ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है नॉन जीरो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। 0 इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10 मतलब लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। 1 2 3 4, लास्ट डिजिट 0, 0 दी भी है इन्होंने, ठीक है। विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, डिजिट रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। पहले के लिए कितनी चॉइसेस बन गई हमारे पास? 1 2 3 4। दूसरे के लिए 3, इसके लिए 2, 4 3 12 दूनी 24। तो कितनी चॉइसेस होगी? 24 डिजिट्स बना सकते हैं हम, जो 10 से डिविजिबल आएंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मोड अल्फा इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर हमें दिया कि मॉड्यूलस ऑफ अल्फा क्या है? 1 है। इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर भी क्या है? 1 है, यानी कि अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट क्या है? 1। ठीक बात है। ये सबको पता है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। सॉरी, z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर होता है। सॉरी, मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर। ओके। तो यहां से क्या करेंगे? इसका उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे? इस 1 की जगह पर मैं अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट लिख सकती हूँ। तो ऊपर क्या बन जाएगा? अल्फा माइनस बीटा, नीचे बन गया अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है। अब क्या कीजिए, नीचे से अल्फा कॉमन ले लीजिए। अल्फा आपने कॉमन लिया तो अंदर बच गया अल्फा कॉन्जुगेट माइनस बीटा कॉन्जुगेट, और ऊपर क्या है? अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है? अल्फा माइनस बीटा ऊपर है, नीचे अल्फा है, और अल्फा माइनस बीटा का कॉन्जुगेट है। देखो, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट आप करो, या फिर z1 का कॉन्जुगेट करो, z2 का कॉन्जुगेट करो और उनको ऐड करो, ये दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। मतलब कॉन्जुगेट जो है वो ईच टर्म पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, ये क्लियर है यहाँ तक। इसका क्या निकालना है? मॉड्यूलस निकालना है, ओके।
अब मुझे बताओ कि z का मॉड्यूलस और उसके कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस में क्या रिलेशन होता है, क्या बराबर होते हैं या बराबर नहीं होते हैं या कुछ और रिलेशन होता है, बताइए। z का मॉड्यूलस और z के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। z मतलब x प्लस आई वाई, जनरल फॉर्म ले लें अगर, और z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। दोनों का ही मॉड्यूलस निकालोगे तो वो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो z और z के कॉन्जुगेट दोनों का ही मॉड्यूलस क्या होता है, बराबर। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का कॉन्जुगेट। और ये दोनों क्या है, बराबर है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाय मॉड्यूलस ऑफ अल्फा, दैट इज। क्लियर है, समझ आया यहाँ तक। मॉड्यूलस अलग कर सकते हैं, z1 अपॉन z2 का अगर मॉड्यूलस गिवन है तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ z1 बाय मॉड्यूलस ऑफ z2। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा आपकी बुक्स में जैसे आप करते हैं, आपको आपको इसका मॉड्यूलस पूछा है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, दिस इंटू इसके कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा, यानी अल्फा माइनस बीटा बाय 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस बीटा कॉन्जुगेट बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ये भी पता है ना कि z का कॉन्जुगेट एंड देन उसका कॉन्जुगेट, वापस से z आ जाता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया ऊपर, अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट आया, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा के होल स्क्वायर, यानी 1 के बराबर हो जाएगा, तो इसकी जगह 1 रख दो डायरेक्ट। माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट आया, देन हमारे पास माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट आया और प्लस बीटा बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है। नीचे बताओ, 1 आया, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा आया, माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट आया, एंड प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट अगेन 1 बन जाएगा और बीटा बीटा कॉन्जुगेट। तो देखिए ऊपर और नीचे दोनों ही जगह हमारे पास सेम एंटिटी आ रही है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें क्या पता चल गया कि अल्फा माइनस बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या -1 हो सकता है, बताओ, नहीं हो सकता, बिकॉज मॉड्यूलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं कि 1 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर हमें आई की पावर से हमें रिलेशन देखना है कि आयोटा जो होता है, आयोटा की पावर में अगर आपका 4 का कोई मल्टीपल होता है, कोई भी 4 का मल्टीपल है, ठीक है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन इंटीजर है, तो क्या करेंगे, आई की पावर 4 इंटू एन कर सकते हैं, और आई की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 की पावर एन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 की पावर आप कुछ भी करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो आई की पावर 4 एन, आई की पावर में अगर 4 का मल्टीपल है तो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। अगर आई की पावर में 4n प्लस 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4n इंटू आई लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, बिकॉज ये तो क्या बन गया, 1 बन गया, 1 इंटू आयोटा आयोटा। अगर आयोटा की पावर में 4n प्लस 2 टर्म है, ऐसी कोई टर्म है, n की वैल्यू अगेन नेचुरल नंबर से आप रख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, आई रेस्ट टू पावर 4n इंटू आई 2, यानी -1 बन जाएगा, ठीक है। अगर आयोटा की पावर में 4n प्लस 3 टाइप का कुछ नंबर है तो क्या बन जाएगा, आई रेस्ट टू पावर 4n इंटू आई रेस्ट टू पावर 3, यानी कि माइनस आयोटा बन जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम लगातार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठाते हैं, 4 टर्म्स उठाते हैं, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 4 टर्म्स उठा लीजिए, जैसे कि मैंने उठा लिया 2 2 2, 2 2 3, 2 2 4 और 2 2 5। जब भी आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 4 टर्म्स उठाएंगे तो हमेशा उनमें से आपको एक मिल जाएगा जो 4 का मल्टीपल होगा,
कोई एक ऐसा मिल जाएगा जो 4n+1 में लिखा जा सकता होगा, कोई एक ऐसा मिल जाएगा जो 4n+2 में लिखा जा सकता होगा, कोई एक ऐसा मिल जाएगा जो 4n+3 में लिखा जा सकता होगा। ठीक है, अब इसमें बता दो, इसको मैं 4 का मल्टीपल लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। 4 × 56 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको मैं 4 × 55 + 3 लिख सकती हूँ। ये क्या हो गया, 4n+3 टाइप का हो गया। ये किसका हो गया, 4n टाइप का हो गया। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, 4n+2 टाइप का हो गया। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, 4n+1 टाइप का हो गया। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कभी भी कॉन्जिक्यूटिव 4 टर्म्स अगर उठाओगे तो उनमें से एक 4 का मल्टीपल होगी, उनमें से एक 4n+1 टाइप का होगा, उनमें से एक 4n+2 टाइप का होगा, उनमें से एक 4n+3 टाइप का होगा। चारों टाइप के मिल जाएंगे। ठीक है, इसका भी यूज होगा, आगे देखेंगे। यहाँ पर बताओ, क्या 1004 का मल्टीपल है? हाँ बिल्कुल है, 250 × 4 हो जाएगा। तो ये i⁴n टाइप का है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट बता दो, 1 आ गई। ये क्या है, 4n+1, तो i⁴n+1 है तो क्या आ जाएगी वैल्यू, आयोटा। 4n+2 टाइप का आ गया तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, -1। 4n+3 टाइप का आ गया तो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस आयोटा। क्या वैल्यू आ गई, 0। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि कॉन्जिक्यूटिव आपने क्या उठाए हैं, 4 नंबर्स उठाए हैं। कॉन्जिक्यूटिव 4 नंबर्स उठाए हैं आपने, उनको पावर में रखा है। तो उनमें से एक 4n आ गया, एक 4n+1 आ गया, एक 4n+2 आ गया, एक 4n+3 आ गया, और उनका क्या किया, ऐड किया है। तो मतलब उनमें से एक ये वैल्यू दे रहा होगा, एक ये दे रहा होगा, एक ये दे रहा होगा, एक ये दे रहा होगा, और इन सबको ऐड कर दिया तो हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब आपकी पावर कॉन्जिक्यूटिव 4 में दिखे तो हमेशा आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, समझ आया यहाँ से? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि √3 + आयोटा है, इसका आपको मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म निकालना है, बोले फॉर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पहले मॉड्यूलस बताओ इसका, आर क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3 +1 का अंडर रूट, यानी कि 4 का अंडर रूट 2 लेंगे, पॉजिटिव आता है। मॉड्यूलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। फॉर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आगे बताओ, हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड, मतलब इसका आर्ग्यूमेंट भी निकालना है। आर्ग्यूमेंट बताओ क्या आएगा, tan−1 y/x यानी 1/√3। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan−1, क्या वैल्यू आएगी, π/6, या राइट, 30 डिग्री। और हमने देखा कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये एज इट इज ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, बी हमारा करेक्ट बन जाएगा। क्या फॉर्म होती है, r cos थीटा + i sin थीटा, यही होती है जनरल फॉर्म पोलर फॉर्म की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। What is the number of non-zero terms in the expansion of this plus this? इसके एक्सपेंशन में कितनी नॉन जीरो टर्म होंगी, ये पूछ रहा है इन्होंने। वैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी, 12। इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी, 12। ठीक बात है। अब मुझे ये बात बताओ कि इसका जो एक्सपेंशन होगा उसमें क्या सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी, बिल्कुल। इसका जो एक्सपेंशन होगा क्या उसमें सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी, नहीं। कौन से वाली टर्म पॉजिटिव नहीं होंगी, ओड पावर जिसमें होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, -1। तो जब जब हमारे पास 11c यहाँ पर एक ओड नंबर आएगा, 2r+1 टाइप का नंबर आएगा, तो हमारी वो टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, और बाकी नेगेटिव होगी, लेकिन ये जो बाकी जो होगा वो टर्म हमारी इसमें भी आ रही होगी विद अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो जो भी ओड नंबर वाली टर्म्स होंगी वो आपस में कट के क्या बन जाएंगी, 0 बन जाएंगी, जब इन दोनों के एक्सपेंशन को ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो कौन सी बचेंगी, इवन वाली बचेंगी। इवन वाली कितनी टर्म्स होंगी,
12/2 यानी 6 टर्म्स होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके एक्सपेंशन देख लेते हैं। 11c0 1 की पावर 11 हो जाएगा, 2√3x की पावर 0 हो जाएगा, प्लस 11c1 2√3x आ जाएगा, प्लस 11c2 2√3x², इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन। हमें कहाँ तक जाना है? 11 तक जाना है, 2√3x की पावर 11 हो जाएगा। इसकी जब एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा? 11c0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -11c1 2√3x। ठीक है, तो ये देख रहे हो, ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यानी ओड पावर वाली जो हो रही है वो क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है। क्या बच रही है? इवन वाली बच रही है। तो कितने बचेंगे? 6 टर्म्स बचेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला है कि व्हाट इज एनसीआर प्लस ट्वाइस ऑफ NCR-1 प्लस NCR-2। तो अगर इसको कंप्लीट आप एक्सपेंशन करके जाओगे कि एनसीआर लिखो कि n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ऐसा करके अगर जाओगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 स्टेप होंगे, 3-4 में भी हो जाएगा अगर आप बीच में से स्टेप स्किप करोगे तो। बाकी इसमें यूज क्या कर सकते हो आप? एनसीआर प्लस इसको हम लिखेंगे NCR-1 प्लस NCR-1 प्लस NCR-2। अब हमारे पास क्या होता है? एक रूल होता है कि NCR-1 प्लस NCR ये सेम होना चाहिए और ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, एक के बाद अगला। इन दो कॉन्जिक्यूटिव का सम जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है? इसमें एक ऐड कर दीजिए n+1 C, और यहाँ पर इनमें से जो बड़ा है यानी R। ठीक है, NCR-1 प्लस NCR किसके बराबर हो जाता है? n+1 CR के बराबर हो जाता है। प्रूव भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय r-1 का फैक्टोरियल, यहाँ पर हो जाएगा n-r+1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, यहाँ से r-1 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, यहाँ से n-r फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा? 1/n-r+1 बचेगा, यहाँ पर 1/r बचेगा। ठीक है, एलसीएम आ गया r n-r+1, ऊपर आ गया हमारे पास r प्लस n-r+1, तो r कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया? n+1, n+1 इंटू n फैक्टोरियल, तो क्या बन गया? n+1 फैक्टोरियल बन गया। यहाँ पर आ गया r इंटू r-1 फैक्टोरियल, तो ये बन गया r फैक्टोरियल। यहाँ आ गया n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल, तो ये क्या बन जाएगा? n-r+1 का। और ये जो क्वांटिटी है ये हमारी n+1 CR बन गई। ठीक है, तो ये रिलेशन आप ध्यान रख सकते हैं। अब इससे होगा कैसे? एप्लीकेशन देखो, इन दोनों का सम कॉन्जिक्यूटिव है r-1 और r, और ऊपर भी n है। हाँ जी बिल्कुल है। क्या आ जाएगा इन दोनों का सम? n+1 C, इनमें से जो बड़ा है r। सही बात, बिल्कुल। अब इन दोनों का सम क्या आएगा? इसमें भी n सेम है, हाँ, ये भी जो कॉन्जिक्यूटिव है, हाँ बिल्कुल। तो अब क्या आ जाएगा? n+1 C, इनमें से जो बड़ा है, क्या बड़ा है इनमें से? r-1। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को अलग, इन दोनों को अलग। अब इन दोनों को बताओ ये दोनों सेम है, हाँ बिल्कुल। ये कॉन्जिक्यूटिव है, हाँ बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा? n+1+1 यानी n+2, n+2 C, और नीचे इन दोनों में से जो बड़ा है यानी r। तो इसके बराबर हमारा ये सम आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग द वर्टिसेस फ्रॉम द सेट ऑफ 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन? ट्राइंगल बनाना है, तो ट्राइंगल बनाने के लिए कितनी वर्टिसेस चाहिए? 3 वर्टिसेस चाहिए, मतलब 3 पॉइंट चूज करने हैं। टोटल पॉइंट कितने हैं? 12 है, 12 में से 3 पॉइंट चूज करने हैं। ठीक है, तो जितने वेज से आप 3 पॉइंट चूज कर पाओगे उतने ही वेज से उन 3 पॉइंट्स को जोड़ के आप ट्राइंगल बना पाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा
कि इन 12 में से जो 7 पॉइंट हैं वो ऐसे हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। अब ये जो 7 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, मतलब ये सातों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो अगर मैंने ऐसा 12 में से 3 पॉइंट तो चूज कर लिए, लेकिन वो 3 मैंने अगर इन सातों में से कोई चूज कर लिए, सपोज ये तीनों चूज कर लिए, या फिर ये तीनों चूज कर लिए, या ये तीनों चूज कर लिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, या फिर हमने ये तीनों चूज कर लिए, मतलब कोई भी अगर 3 ट्रिपलेट मैंने इन पॉइंट्स में से चूज कर लिया, तो वो तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, और कोलिनियर पॉइंट से तो ट्रायंगल नहीं बना सकते। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सारी पॉसिबिलिटी निकाली थी मैंने ट्रायंगल बनाने की, उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा। कौन से वाले, ये वाले। इन सातों में से 3 पॉइंट चूज करने की जो वेज हैं वो मुझे क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब इन सातों में से 3 पॉइंट चूज करेंगे तो वो ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो बता दो आंसर क्या आएगा अब इसका। 12 11 10, 12 में से 3 गए 9, फिर 3 2, तो ये आ गया 2, यानी 220, माइनस 7C3 यानी 7 6 5, नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल, तो ये 35 बच गया। ठीक है, यानी 185, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम, इस सम की क्या वैल्यू होगी। क्या सम दिया है यहाँ पर, आई रेस टू पावर एन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 1 + i। ठीक है, इसका समेशन है n फ्रॉम 2 to 11, तो 1 + i कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें तो n टर्म है नहीं, तो ये हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या बन गया, आई का स्क्वायर प्लस आई का क्यूब, आई का 4, आई की पावर 5, और अब टू सोन कहाँ तक जाना, आई की पावर 11 तक जाना, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1 + i। ठीक है, यहाँ तक। अब मैंने ऊपर बताया था कि जब भी हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव 4 डिजिट्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव 4 नंबर्स होते हैं, तो पावर में, तो क्या होता है, ये जो सम है ये हमेशा ही क्या होगा, 0 होगा। तो इन कॉन्जिक्यूटिव का भी 0 होगा। इससे आगे जो 4 आएंगे, 6 7 8 9, उनका भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, आई की पावर 10 बचा, और आई की पावर 11 बचा। अब आई की पावर 10 क्या होगा, ये किस फॉर्म का है, 10 4n+2 टाइप का है, राइट, 8 + 2। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, 4n+2 टाइप का अगर हमारी पावर होती है तो क्या बन जाता है, -1, और 4n+3 टाइप की अगर पावर होती है तो क्या बन जाता है, -i। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 + i इंटू -1 -i। तो कर लो, क्या आ गया, -1, इसको करेंगे तो -i, इसको करेंगे तो -i, इसको करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, +1। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो -2 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट, करेक्ट आप कैलकुलेशन एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स 2 एज द रिमाइंडर। ये क्वेश्चन एपी का यहाँ पर आ गया है, पर कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा है सम ऑफ डिजिट पूछा है। ठीक है, पहले तो डिजिट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 2 डिजिट नंबर यानी 10 से शुरू होंगे, 10 के बाद डिजिट ढूंढनी है। कैसी डिजिट ढूंढनी है हमें, जिनको हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो ऐसी पहली डिजिट बता दो मुझे कौन सी होगी। 11, 11 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। 11 हो गई। दूसरी, अगली कौन सी होगी, 14 होगी। उससे अगली कौन सी होगी, 17 होगी। उससे अगली 20 होगी। ठीक है, और लास्ट डिजिट क्या होगी, 2 डिजिट नंबर, तो बेसिकली 99 या उससे छोटा। 99 है क्या, नहीं। 98 है क्या, 98 हो जाएगा।
ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट मिल गई, लास्ट डिजिट मिल गई। तो जनरल फॉर्म तो ये होती है सम की, सम ऑफ एपी है या नहीं बताओ, पहले तो ये बताओ एपी बनेगी कि नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर भी डिफरेंस 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, एपी बन गई। फर्स्ट टर्म 11 है, लास्ट टर्म 98 है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो मुझे n नहीं पता है, n कैसे निकालूं, अपने अपने तरीके से आप निकाल सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर जनरल फॉर्म बता देती हूँ। तो n कैसे निकालेंगे, 98 लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 11 है, प्लस n-1, डिफरेंस हमारा 3। तो यहाँ से 8 में से गया 7, 9 में से गया 8, यहाँ पर 3n-3 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 3n क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, तो 30/2 इंटू a प्लस एल, 8 और 1 9 और 1 10। ठीक है, ये आ गया 15 इंटू 109, 15×135, और 15 एक कम, 15 और 1 16, 1635। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Let x be the number of integers lying between 2999 and 8001 which have at least two digits equal, then x is equal to, तो x किसके बराबर होगा। x क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स मतलब नंबर काउंट करना है जो 2999 और 8001 के बीच में लाई करे, बीच में लाई करे मतलब ये दोनों ही काउंट नहीं करने हैं। ठीक है, ओके, तो कितनी डिजिट हुई हमारी यहां से यहां तक, इन दोनों के बीच में कितने डिजिट बनेंगे, 5001 बनेंगे। ठीक बात है, ना तो आपको 2999 काउंट करना है और ना ही 8001 काउंट करना है। ओके, विच हैव एटलीस्ट टू डिजिट इक्वल, फिर क्या बोल रहा है कि हमें वो नंबर काउंट करने हैं जिसमें एटलीस्ट दो डिजिट क्या हो, बराबर हो। इसका मतलब एटलीस्ट पूछा है ना, तो इसमें क्या क्या काउंट करना पड़ेगा, वो नंबर्स काउंट करने पड़ेंगे जिनमें दो डिजिट बराबर हो, वो भी काउंट करने पड़ेंगे जिनमें तीन डिजिट बराबर हो, और वो भी काउंट करने पड़ेंगे जिनमें चारों डिजिट बराबर हो। ठीक है, तो ये क्या, और वो जो नंबर्स होंगे जो इसके इससे बीच में लाई कर रहे होंगे वो क्या होंगे, 4 डिजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट दो सेम वाला भी काउंट कर लिया, एटलीस्ट थ्री सेम वाला भी, मतलब दो सेम डिजिट वाला भी काउंट कर लिया, थ्री सेम डिजिट वाला भी काउंट कर लिया, फोर सेम डिजिट वाला भी काउंट कर लिया। तो कौन सा बच गया, जो बच गया वो बताओ क्या बचा, कि एक भी सेम ना हो, वही बचा ना सिर्फ, और कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं, एक भी सेम ना हो सिर्फ वही पॉसिबिलिटी बची। तो हम इन दोनों का, इन तीनों का सम निकालने की बजाय क्या करेंगे, हमारे पास टोटल डिजिट्स आ गई कि 2999 से लेकर 8001 तक हमारे पास टोटल इतनी डिजिट्स हैं। अब अगर इसमें से मैं ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट वाला नंबर्स की संख्या माइनस कर दूं, मतलब इससे इसके बीच में वो सारे नंबर्स जिनकी सारी डिजिट्स डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, रिपीटेशन नहीं है, वो निकाल लूं, और उनका जो नंबर है वो इसमें से माइनस कर दूं, तो मेरे पास इन तीनों का सम ही आएगा, वही बचेगा ना, क्योंकि सारी टर्म्स डिस्टिंक्ट वाले तो हमने माइनस कर दिए। तो क्या बचे, जो बचे उनमें कोई ना कोई सेम आ रही होगी, दो सेम होंगी या तीन सेम होंगी या चारों की चारों ही सेम होंगी। समझ आया। ठीक है, तो क्या निकालना है मुझे, कि सारी टर्म्स डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है, डिजिट्स कहाँ से कहाँ होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, मतलब टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। पहले प्लेस पर 0 तो आ नहीं सकता, 1 आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 1 अगर रखेंगे तो वो 2999 से बड़ा नहीं होगा। 2 आ सकता है, नहीं, 3 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, क्या 8 आ सकता है। अगर मैंने यहाँ पर 8 रखा, पहले प्लेस पर 8 रखा, तो बाकी प्लेसेस के लिए क्या चॉइसेस होगी, सिर्फ 8000 ही इस रेंज में लाई कर रहा है, उसके अलावा कोई और नंबर जो 8 से शुरू हो वो इस 2999 से लेकर 8001 के बीच में लाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। अब बात कर लेते हैं इस 8000 की,
क्या इसमें सारी डिजिट्स डिस्टिंक्ट है? नहीं। ठीक है, तो एक ही नंबर था इसमें और वो भी हमें काउंट नहीं करना, तो हम 8 यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हो गई? 5 चॉइसेस हो गए। अब दूसरे के लिए कितनी चॉइसेस होंगी? इन 10 में से एक तो लग गया, रिपीटेशन करनी नहीं है, तो इसके लिए 9 बचे, इसके लिए 8 और इसके लिए 7 बचे। ठीक है, 8 पंजे 40, 9 सते 63, तो 0 4 3 12, 4 6 24 और एक 25, 2520। ये हमारे पास हो गए उन नंबर्स की संख्या जो 2999 से लेकर 8001 के बीच में लाई कर रहे हैं, और इनकी सारी डिजिट्स जो है वो क्या है? डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो इसको अगर मैं टोटल नंबर्स जितने हैं हमारे इन इसमें उसमें से माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास एटलीस्ट 2 डिजिट इक्वल वाली टर्म आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0 1, 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 2 2, 2481 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन? इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या होगा ये बताना है। इसमें कितनी टर्म है? 5 टर्म है, और 5 टर्म है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? 5 प्लस 1/2, दैट इज थर्ड टर्म हमारी जो होगी वो मिडिल टर्म होगी। अब थर्ड टर्म क्या होगी? 4c2 2 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 2x के पावर 2। इसमें से क्या ढूंढना है? कोएफिशिएंट ढूंढना है, तो कोएफिशिएंट क्या होगा? 4c2 इंटू 4 इंटू 9। ठीक है, 4c2 क्या होता है? 6, 6 चौक 24, 9, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 216। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देयर आर 17 क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, 17 क्रिकेट प्लेयर्स हैं, आउट ऑफ विच 5 प्लेयर्स कैन बोल, उसमें से सिर्फ 5 प्लेयर्स जो है वो बॉलिंग कर सकते हैं, मतलब बॉल डाल सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सेलेक्टेड? हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? हमें 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। टोटल कितने? 17, सेलेक्ट कितने करने? 11। ठीक है, यहां तक बात। इन 17 में से सिर्फ 5 हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 12 ऐसे हैं जिनको बॉलिंग नहीं आती। ठीक है, तो ये 17 का कॉम्पोजिशन क्या है जिसमें से 5 बॉलर हैं और 12 को बॉलिंग नहीं आती। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड सो एज टू इंक्लूड 3 बॉलर्स? ये जो 11 है ना, इसमें से 3 तो बॉलर होने ही चाहिए, बाकी कितने बचे? 8। ये 8 कोई भी हो सकते हैं, बॉलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बस ये 3 बॉलर होने चाहिए। ठीक है, सेलेक्टेड सो एज टू इंक्लूड 3 बॉलर्स, 3 बॉलर्स इंक्लूड करने हैं। ठीक है, 3 ही बॉलर्स इंक्लूड करने हैं, तो ये 8 हमें नॉन बॉलर्स वालों में से चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बॉलर्स में से चूज करने पड़ेंगे और ये नॉन बॉलर्स में से चूज करने पड़ेंगे, तो 5c3 इंटू 12c8। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसकी क्या वैल्यू होगी ये पूछा है। तो यहाँ पर हमें ये जो है, क्या आपको ये जाना पहचाना लग रहा है कुछ कि नहीं लग रहा है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। किसके रूट्स होते हैं? जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 1 के रूट्स होते हैं। कैसे निकालते हैं? जेड क्यूब -1 इज इक्वल्स टू 0, जेड -1 बन जाता है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 बन जाता है इक्वल्स टू 0। एक हमारा 1 आ जाता है और बाकी हमारा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2 आते हैं, उसमें से एक ओमेगा दूसरा ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, याद है ये चीजें? हाँ बिल्कुल। तो इनके भी बारे में आपको क्या क्या पता है कि इनका जो सम होता है वो क्या होता है? 0 होता है। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0। प्रोडक्ट करेंगे यानी ओमेगा क्यूब क्या आ जाएगा? 1 आता है। ठीक है,
तो ओमेगा क्यूब 1 है, तो ओमेगा की पावर अगर 3n है, 3 का मल्टीपल है, तो हमेशा क्या देगी? 1 देगी, 1 देगा। अगर ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल है तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इतना ही चाहिए। बताओ, यहां पर अगर मैं ओमेगा रख दूं, क्योंकि इसमें से एक ओमेगा दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, तो इसको ओमेगा मान लो, इसको ओमेगा स्क्वायर मान लो। यहाँ पर ओमेगा है तो ओमेगा की पावर 3n हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n हो जाएगा। ओमेगा की पावर 3n, 3 का मल्टीपल है तो क्या हो गया? 1। यहाँ पर है ओमेगा की पावर 6n, तो ये भी तो 3 का मल्टीपल है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 1। तो 1 + 1 2 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक तो ये तरीका है कि आपने डायरेक्टली ध्यान आया आपको कि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो उसका आपने रिजल्ट यूज कर लिया। दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लेट द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x raised to power 2n be alpha and those of two middle terms of the binomial expansion of this be beta and gamma। तो आपको रिलेशन बताना है कि अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? 1 + x की पावर 2n, इसकी मिडल टर्म, इसकी मिडल टर्म। तो इसकी एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगी? 2n + 1, यानी ओड टर्म्स होंगी। तो ओड टर्म्स है तो मिडल टर्म कैसे निकालेंगे? +1/2, यानी कि इसकी जो n + 1th टर्म होगी, 1th टर्म होगी, वो इसकी मिडल टर्म होगी। अब n + 1th टर्म कौन सी होगी इसके एक्सपेंशन में? 2n सही बात है, x raised to power n, ये आपकी मिडल टर्म होगी। ठीक है, ये किसके बराबर दी है? अल्फा के बराबर दी है। एंड दोज ऑफ टू मिडल टर्म्स ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस। अब इस एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी? 2n टर्म्स होंगी, यानी इवन टर्म्स होंगी, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका मिडल टर्म 2 आएंगी। कौन कौन सी आएगी? एक तो nth और एक n + 1th। ठीक है, nth टर्म कौन सी होगी? 2n c n - 1 x raised to power n - 1। ये क्या है? बीटा, बीटा ही दिया ना। और दूसरी n + 1th टर्म वो क्या होगी? 2n c n x raised to power n, ये क्या दी है? गामा। ठीक है, तो हमें बताना है कि अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है। बताओ, एक गड़बड़ कर दिया, 2n - 1 आएगा। ओके, तो अभी हमने देखा कि ये सेम है, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो क्या हो जाता है इनका सम? 2n c, इनमें से जो बड़ा है n। ठीक बात है, कोएफिशिएंट बोला है तो ये वाली क्वांटिटी हटा दीजिए, x की पावर हटा दीजिए। ठीक है, समझ आया? तो वही वाला जो रिलेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि NCR + NCR + 1 किसके बराबर हो जाएगा? n + 1 CR + 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं से हमारे पास क्या आ जाएगा कि बीटा + गामा हमारा अल्फा के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। द टोटल नंबर्स ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। 5 डिजिट नंबर बनाना, 1 2 3 4 5। पहले पर 0 नहीं आ सकता, बाकी सब आ सकते हैं। तो कितनी चॉइसेस हुई? 9। दूसरे के लिए 9, इसके लिए 8, इसके लिए 7 और इसके लिए 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा हमारे पास 9 9 ज़ा 81, इंटू 8 करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, और 8 8 ज़ा 64, इंटू 7 करेंगे तो 7 8 56, 5 7 चौक 28 और 5 हो जाएगा 33, 7 6 42, इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, 6 5 30, 6 चौक 24 और 3 27। 27216 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द डिजिट्स 3, 4 एंड 5। 3 डिजिट नंबर बनाना है, 1, 2, 3, और 3 ही डिजिट्स दी हैं, तो इसके लिए 3 चॉइसेस हैं, इसके लिए 2 चॉइसेस हैं, इसके लिए 1 चॉइस है। इन तीनों में से कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है, तो हमें हटाने की जरूरत नहीं पड़ी फर्स्ट प्लेस के लिए। तो कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं? पहले तो इन 3 डिजिट्स की सहायता से 6 नंबर बनाए जा सकते हैं। हमें क्या पूछा है? सम बताना है उन नंबर्स का। मतलब पहले तो नंबर बता दो क्या आएंगे। 3, 4, 5 बन गया पहला, 3, 5, 4 बन गया, फिर हमारे पास 4, 5, 3 बन गया, 4, 3, 5 बन गया, फिर हमारे पास 5, 4, 3 बन जाएगा, और 5, 3, 4 बन जाएगा। 6 के 6 मिल गए, ठीक है। इनका सम करना है। सम क्या आ जाएगा? 3 और 4 7, और 5 12, 12 और 12 24, 2, 4, 5 9, 9 और 3 12, 12 और 12 24, और 2 26, फिर 3 4 5 12, 12 और 12 24, और 2 26, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा है द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। इन दोनों इक्वेशंस के कॉमन रूट्स ढूंढने। तो एक तो हमें दिख रहा है क्या यूज कर सकते हैं हम? एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं। कॉमन रूट्स है, इसका मतलब वो इसका भी रूट बनना चाहिए और इसका भी रूट बनना चाहिए। तो अगर ये ऑप्शन हुआ तो -1 इसका भी रूट होना चाहिए और इसका भी रूट होना चाहिए। इसका रूट बन रहा है, इसका बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि -1 की पावर ओड है तो -1 आएगा, इवन है तो +1 हो जाएगा, +1, तो ये क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है। तो -1 इसका रूट तो है ही नहीं, तो कॉमन रूट बन जाएगा? नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। अब 1 देख लेते हैं, क्या 1 इसका रूट है? 1 + 1 + 1, ये तो 0 आ ही नहीं रहा, ये तो इसका रूट ही नहीं है। क्या 1 इसका रूट है? इसका रूट है क्या 1? 1 + 2 + 2 + 1, नहीं इसका भी रूट नहीं है, तो 1 तो इन दोनों का ही रूट नहीं है, तो ये भी कट गया, तो आंसर बच गया डी, ठीक है। एलिमिनेशन से आप जा सकते हो, या फिर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसके कितने रूट्स आएंगे, कितनी पावर है इसकी हाईएस्ट? 2018, तो उस हिसाब से रूट्स आएंगे। एटमोस्ट कितने रूट्स आ सकते हैं? 2018। अगर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें अगर हम देखें तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, तो इसके एटमोस्ट 3 रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन रूट्स अगर हम बात करें तो लेस देन, उनकी जो नंबर है, कॉमन रूट्स का जो नंबर है वो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 3 ही होगा, ठीक है, बिकॉज वो इसके भी होने चाहिए और इसके भी होने चाहिए। अब हम जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके रूट्स निकाल लेते हैं। इसके रूट्स क्या नहीं बताओ। एक तो हमने ट्रायल एंड एरर से देख लिया कि -1 जो है वो इसका सोल्यूशन बन रहा है, इसका मतलब z+1 जो है वो इसका फैक्टर बन जाएगा। तो z+1 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पहला z² आ जाएगा, क्वोशिएंट यहाँ पर लिखना है, z² आ जाएगा, देन प्लस का z² माइनस किया तो माइनस का z², तो z² बचा तो एक z आ जाएगा, देन हमारे पास z आएगा, माइनस करेंगे z बचेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब ये जो देख रहे हो आप, इसके जो रूट्स होते हैं वही तो होते हैं ना हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में भी तो सेम फैक्टर आता है, आता है ना, और इसी के तो रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा², अभी किया था। तो इस इक्वेशन के हमारे पास 3 रूट्स जो आए हैं वो क्या क्या आए हैं? -1, ओमेगा और ओमेगा², ठीक है। तो इन्हीं तीनों में से जो रूट्स इसको भी सेटिस्फाई कर जाएंगे वो हमारे क्या बन जाएंगे? कॉमन रूट्स बन जाएंगे। -1 हमने देखा कि वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओमेगा देख लेते हैं। अगर ओमेगा रखेंगे, ओमेगा की पावर 217 है और ओमेगा की पावर 2018 है और +1, ये कैलकुलेट करते हैं कि क्या आएगा। 2017, तो अगर मैं इसको देखूं, क्या ये 3n+1 टाइप का है? बताओ बताओ।
2016 जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं? 3 6 जा 18, 2 1 3 7 जा 21, 0 6। ठीक है, 3 का मल्टीपल है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? W रेस्ट पर 2016 प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा? 3 का मल्टीपल अगर ओमेगा के पावर में है तो क्या दे देगा? 1 दे देगा, यानी यहाँ से सिर्फ ओमेगा बचेगा। यहाँ पर इसको क्या लिख सकती हूँ? 2016 प्लस 2। अगेन ये तो क्या बना देगा? 1 बना देगा, तो क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर बचेगा प्लस 1। और हमें पता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं उनका जो सम होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप ओमेगा स्क्वायर भी चेक कर सकते हैं, वो भी इसका रूट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इफ सी, क्या बोला है? 20 C n+2 किसके बराबर है? 20 C n-2 के बराबर है। सेम, अगर NC/R1 NC/R2 के बराबर है तो क्या कंडीशन है कि R1 प्लस R2 क्या होना चाहिए? n के बराबर होना चाहिए, यानी कि n+2 प्लस n-2 इसके बराबर होना चाहिए, 20 के बराबर होना चाहिए, यानी 2n 20 के होना चाहिए बराबर। तो n क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी हुआ है, अभी आएगा आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में कितने पॉइंट्स है? 10 पॉइंट्स है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस हर एक पेपर में पूछे गए हैं कि पॉइंट्स हैं, ट्राइंगल बनानी है या फिर स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हर एक पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ दीज पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। इनमें से कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहे। ये लाइन लिखने की जरूरत क्या थी? ये लाइन लिखने की जरूरत ये थी क्योंकि अगर ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, अगर कोई ऐसा पॉइंट हुआ जो यहाँ पर लाई कर रहा था, तो इन दोनों को ज्वाइन करूंगी तो मैं इसी स्ट्रेट लाइन पर रही ना। इन दोनों को ज्वाइन किया तो भी इसी स्ट्रेट लाइन पर रही, तो रिपीट हो गई चीजें। ठीक है, तो इस केस को हटाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि नो 3 ऑफ दीज पॉइंट्स आर इन द स्ट्रेट लाइन। इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स ऐसे नहीं है जो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। हमें बताना है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो बनाई जा सकती हैं गिवन पॉइंट से। ओके, कितने पॉइंट्स है? 10 पॉइंट। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो 10 में से 2 पॉइंट चूज कर ले। 2 पॉइंट जैसे ही चूज किया, उनके बीच में लाइन खींच दी तो एक लाइन बन गई। ठीक है, एक वे ऑफ चूज एक लाइन के बराबर है, तो 10C2 हमारा क्या दे देगा? नंबर ऑफ लाइंस दे देगा। क्या आ जाएगा? 10 × 9/2 यानी कि 45 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला है कि 6 प्रोग्रामर्स हैं, 4 टाइपिस्ट हैं। 6 प्रोग्रामर हैं, 4 टाइपिस्ट हैं। फिर बोला है एन ऑफिस वांट्स टू रिक्रूट 5 पीपल। 5 पीपल रिक्रूट करने, 5 ही लोग रिक्रूट करने हैं, जिसमें से एक एटलीस्ट एक टाइपिस्ट होना चाहिए। एटलीस्ट एक टाइपिस्ट होना चाहिए, मतलब इसमें मुझे एक टाइपिस्ट सेलेक्ट हुआ, वो सारे वेज चूज करने पड़ेंगे, सेलेक्ट करने पड़ेंगे। 2 टाइपिस्ट सेलेक्ट हुए, वो सारे वेज निकालने पड़ेंगे। 3 टाइपिस्ट सेलेक्ट हुए, वो सारे वेज निकालने पड़ेंगे। 4 टाइपिस्ट सेलेक्ट हुए, वो सारे वेज निकालने पड़ेंगे। क्या 5 टाइपिस्ट सेलेक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिकॉज टाइपिस्ट हैं ही 4। ठीक है, तो ये सारे मुझे ऐड करने पड़ेंगे। अब मैं इन सारों को निकाल के ऐड करूं, पर मैं क्या करूंगी? दूसरा तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे? एक भी टाइपिस्ट रिक्रूट नहीं हुआ, वो वेज निकाल लेते हैं। ऐसे कितने वेज हैं कि मैं ये जो दिए गए 10 बंदे हैं उनमें से 5 को रिक्रूट कर लूं और उन 5 में से एक भी टाइपिस्ट ना हो। ठीक है, अगर एक भी टाइपिस्ट नहीं है तो वो 5 बंदे कहाँ से रिक्रूट किए होंगे? मैंने जो बचे हुए प्रोग्रामर है उन्हीं में से रिक्रूट किए होंगे, मतलब इन 6 में से रिक्रूट किए होंगे। तो इन 6 में से 5 बंदे चूज करने के,
जो वेज है उतने ही तरीके से मैं इन 10 में से 5 बंदे सेलेक्ट करूंगी, रिक्रूट करूंगी, सच दैट उनमें से एक भी टाइपिस्ट ना हो। सही बात है। तो कितने हो गए? 6 तरीके हो गए। ठीक है, ये निकाल के फायदा क्या होगा मेरा? पर मुझे तो क्या निकालना था? एटलीस्ट वन टाइपिस्ट निकालना था। इसलिए फायदा हुआ क्योंकि ये जो इवेंट है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट यही तो होगा कि एक भी टाइपिस्ट सेलेक्ट ही हुआ। हाँ कि ना? बिल्कुल, यही तो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वेज निकालने के लिए क्या करूंगी, जो टोटल वेज है इन 10 में से 5 बंदों को रिक्रूट करने के जो टोटल वेज है उसमें से मैं ये जो वेज है 6 माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास ये आ जाएगा। क्लियर है ना? ये निकाल दो। 10 C 5 क्या आएगा बताओ? 10, 9, 8, 7, 6 और नीचे आ गया 5, 4, 3, 2, 3, 2 कट गया 6 से। यहाँ आ गया 5, 2, 4, 2, 2, 9 सत्ते 63, 63 को 4 से करेंगे तो हमारे पास आ गया 252 -6, तो हमारे पास आ गया आंसर 246। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन लिस्ट? इस एक्सपेंशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? एक्सपेंशन मतलब एक्सप्रेशन क्या है? 2x - 3y की पावर 2, 2x + 3y की पावर 2 और उस पूरे की पावर क्या है? 2। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? a - b, a + b। मैं क्या करूँ? a - b, a + b और उस पूरे की पावर 2 कर दो और उस पूरे की पावर भी 2 गिवन है ना? तो ये क्या बन जाएगा? a² - b² की पावर 4 बन जाएगा। अब इसका जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो कितनी टर्म्स आएंगी? 5 टर्म्स आएंगी। 4 + 1 यानी 5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + ax की पावर n द फर्स्ट 3 टर्म्स दी गई है। पहली 3 टर्म्स दी गई है। पहली टर्म तो आप सबको पता है क्या आएगी? 1 ही आएगी। nc0, nc0 और 1 की पावर है, ये 1 है इसलिए क्या आएगी? 1 ही आएगी। दूसरी टर्म से हमें कुछ मिलेगा। दूसरी टर्म क्या आएगी? nc1 ax इज इक्वल्स टू क्या दिए? 12x दिए, यानी कि हमें क्या दिया है? एन ए की वैल्यू 12 दी। देन हमें सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म भी दी है। थर्ड टर्म क्या दी है? 64x²। क्या आएगी? n इंटू n - 1 बाई 2 इंटू a² x²। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 64 n इंटू n - 1 बाई 2 a²। ये बात ठीक है। अब यहाँ से मैं a निकाल लेती हूँ, क्या आएगा? 12/n। a² करूंगी तो क्या आ जाएगा? 144/n²। यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n² - n बाई n² और यहाँ पर आ जाएगा 144 इसके बराबर है 64 के बराबर है। अब ये n² बाय में जाएगा तो ये आ जाएगा 1 - 1/n। इसको इधर ले आइए, ये आ जाएगा 64 इंटू 2/144। ठीक है, यहाँ तक काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 7 2 8 8 8 64 और 8 9 72। ठीक है, यहाँ तक। तो 1/n किसके बराबर आ जाएगा? 1/n इज इक्वल्स टू 1 - 8/9 यानी कि 1/9। तो n क्या आ गया? 9। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है कि z का मॉड्यूलस बताना है और z क्या दिया है? z हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ये। तो हम इसका जो डिनोमिनेटर है इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिख रहा है हमें? 1 - 1 - अयोटा का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? 1 - 1 - 1 - 2 अयोटा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 1 + 2 अयोटा। अब हमारा न्यूमरेटर भी यही था, डिनोमिनेटर भी यही आ गया। तो z क्या है? 1 है। z अगर 1 है तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा।
अब z इज इक्वल्स टू 1 का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस इज इक्वल्स टू, इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में वो क्या टर्म है जो x के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म कैसे दिखेगी, इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म हमें दिखेगी 10 2 by x square raised to power 10 minus r minus 1 raised to power r और x raised to power r by 2। ठीक है, यहाँ तक हमें बोला है कि इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी x की पावर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। पहले हम x की पावर इकट्ठी कर लेते हैं, 10 सी r हो गया, 2 की पावर 10 माइनस r हो गया, माइनस 1 की पावर r हो गया, और x की पावर r बाई 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 10 माइनस r। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। हमें क्या बोला, इंडिपेंडेंट ऑफ x, इस पावर को क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, r बाई 2 माइनस 20 प्लस r 2r, इसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, तो r माइनस 40 प्लस 4r किसके बराबर है, 0 के, यानी 5r किसके बराबर है, 40 के। तो r किसके बराबर हो गया, 8 के, मतलब 8, यहाँ पर r की जगह क्या रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब नाइन्थ टर्म जो होगी इस एक्सपेंशन की वो क्या होगी, हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। ठीक है, तो वो नाइन्थ टर्म होगी क्या, वो बताना है। 10c8 2 10c8 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 रेज टू पावर 8, तो 1 ही हो जाएगा। और x के तो इंडिपेंडेंट होगी तो उसको रहने देते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, 4 इंटू 10c8 यानी 10 इंटू 9 बाय, ये आ जाएगा हमारे पास 5 चौक 20, 2 नीम 18, ऑप्शन नंबर ए 180 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6 इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन a12 x रेज़ टू पावर 12, देन इसकी क्या वैल्यू होगी, ये पूछा है। अब ये जो हमें दिया है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो फॉर एवरी एक्स इट सेटिस्फाइज, राइट। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करना चाहिए। तो अगर मैं अपनी राइट हैंड साइड में -1 रखूं, राइट हैंड साइड में -1 रखूं तो क्या आएगा, a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन प्लस a12, यही आएगा। हमें क्या इसी की वैल्यू पूछी है, हाँ बिल्कुल इसी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो क्या रखने पर आया, राइट हैंड साइड में -1 रखने पर आया, तो ये किसके बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में -1 रखो, यानी 1 -2 -1 का होल पावर 6, इसके बराबर आएगी, मतलब इसकी वैल्यू। ठीक है, इस रिलेशन से, जो गिवन रिलेशन है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -2 की पावर 6 यानी 64, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20cn प्लस 2 20cn माइनस 2 ये दोनों बराबर हैं तो n की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्या आई थी वैल्यू 10, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला है what is the number of ways in which the letter of the word able can be arranged so that the vowels occupy even places। कितने लेटर हैं, 4 लेटर है। ठीक है, वोवल्स कितने हैं, 2 वोवल्स हैं, उनको कौन सा प्लेस ऑक्यूपाई करना है, इवन प्लेस ऑक्यूपाई करना है, यानी दूसरा और चौथा ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इस दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 2, इसके लिए कितनी बचेगी, एक ही बचेगी, कि 2 में से एक तो यहाँ रख दिया तो एक ही बचा। यहाँ पर कितनी चॉइसेस है, 2, यहाँ पर एक, तो टोटल मिला के 4 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 नॉन ओवरलैपिंग
ओवरलैपिंग सर्कल्स। नॉन ओवरलैपिंग क्यों लिखा है? अगर ओवरलैपिंग होते मतलब एक सर्कल है, उसी के ऊपर दूसरा सर्कल है, उसी के ऊपर तीसरा सर्कल है, उसी के ऊपर चौथा सर्कल है, तो सारे ही पॉइंट जो सर्कल पर लाए कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाते कि नहीं? बिल्कुल बन जाते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाता तो सवाल का कोई मतलब ही नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए इसने सिग्निफाई किया, इसने एक्सप्लिसिटली बोला कि वो नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, अलग अलग है। तो अब जो दो सर्कल्स हैं वो इंटरसेक्ट जब करते हैं तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं? मैक्सिमम बोल रही हूँ, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करें, या फिर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। यही 3 केसेस हैं। ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, ऐसा हो सकता है कि वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, ऐसा हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट ही ना करें, ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हो, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला केस इसने हटा दिया। फिर इसने पूछा है मैक्सिमम, तो इनमें मैक्सिमम क्या है? ये वाला केस। तो दो सर्कल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। है मेरे पास कितने सर्कल? 5 सर्कल है। तो पहले तो इन 5 में से कोई 2 चूज करने हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे ही मैंने 2 सर्कल चूज किए, वो 2 सर्कल मैक्सिमम कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं? 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास बेस ऑफ चूजिंग 2 सर्कल्स, और ईच पेयर में 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये हमारा आंसर दे देगा, यानी 2 × 5C2 दैट इज 10, यानी 20। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय।